सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पेट 2023 के लिए हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न देखेंगे। इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा गया था लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में। तो आपकी कृषि, उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 1960 के दशक से गेहूं व धान की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। यूपी की इकोनॉमी का बेस क्या है, बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। भारत की राष्ट्रीय आकलन बताया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में की गई थी। CSO इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है ये। तो सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं हम सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। सेवा क्षेत्र जो है वो आता है आपका तृतीय। जितनी सेवाएं होती हैं, जैसे नौकरी एक सेवा है, ठीक। नौकरी में विभिन्न विभाग हैं, वो सब सेवाएं देते हैं। तो कहते हैं ना हम सरकार के सेवक, सरकार की सेवा कर। तो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहलाता है आपका तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र है निर्माण विनिर्माण कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र है आपका कृषि क्षेत्र की प्राथमिक, द्वितीयक का, और उद्योग है द्वितीयक। और जीडीपी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये तीनों हमने बता दिया आपको। भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज़्यादा लोग भारत में कृषि कार्य करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम अवशोषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि के अलावा जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मजदूरी है, ठीक है, ये सब कृषि में भी आएगा। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में जित गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। कृषि हो गए, मत्स्य पालन हो गए, खनन हो गए, वानिकी हो गया, डेयरी हो गए, इस पर आधारित कृषि एवं आप कह सकते हो कृषि एवं उस पर आधारित उद्योग। मत्स्य पालन भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, वानिकी भी आ जाएगा, डेयरी भी आ जाएगा। ये होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या? निर्माण विनिर्माण, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन, ये द्वितीय क्षेत्र में है। सूती कपड़ा, विद्युत उपकरण इत्यादि आदि गतिविधियाँ आती हैं। तृतीय क्षेत्र में बताया आपको जितनी सेवाएं लोग देते हैं, ट्रेन में, रेलवे डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, बीमा सेक्टर में, टीचर हैं जितने, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है और यह विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे संबंधित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? मानव पूंजी निवेश देखिए शिक्षा पे होता है, चिकित्सा पे होता है और प्रशिक्षण पे होता है। इन तीनों पर मानव पूंजी में निवेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण होता है वित्त मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन। आम बजट से एक दिन पहले लाया गया दस्तावेज भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वेक्षण एक साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार होता है। केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होता है ये आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए देखेंगे कुछ और प्रश्न। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रेलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद रोलिंग प्लान है, रोलिंग है, ठीक है। रोलिंग प्लान लागू हुआ था 1900 आप समझिए 78 और से 80 में। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उस वक्त रोलिंग प्लान से तात्पर्य है कि अनवरत योजना से होता है। इस धारणा का जन्मदाता गुन्नार मंडल है। तो गुन्नार मंडल जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक योजना के माध्यम से होती, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद उसको लंबे समय के लिए लागू किया जाता है। गुन्नार मंडल सिद्धांत, इस प्रकार की योजना अनवरत रूप से चलती रहती है। योजनाओं का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर आगे की योजनाओं को नए उद्देश्य
निर्धारित किए जाते हैं। भारत के योजना निर्माण में से सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा 1978 में, सबसे पहले 1978 में ये लागू किया गया था। तो ये देखिए दिया हुआ है आपकी प्रमुख पंच योजनाएं। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी थी 1969 से चौथी 74 लगी, और पाँचवीं जो लागू हुई वो है आपकी 74 से 78 है, ठीक है। पाँचवीं जो है 78 से 80, तो रोलिंग प्लान लागू हुआ था 1978 से 80 में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है विद्यार्थियों, इसको देख लीजिए, ये 74 से 78 है, ठीक। सातवीं का 85 से 90 है, नवीं का 97 से 2002 है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसकी मैं पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण लागू किया था? उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1922 से 53 तक रहा था। भारत की पंचवर्षीय योजना की प्रणाली जो है वो रूस से एडॉप्ट की गई है। ये पंचवर्षीय कार्य योजना का जो प्रारूप लिया गया है, ठीक है, ड्राफ्ट लिया गया है, ये योजना ली गई है रूस से। उन्होंने पहली बार 1925 में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं पंचवर्षीय योजना का निर्माण, कृषि क्षेत्र में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। नेक्स्ट है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है आपका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, डी ऑप्शन है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था, ठीक। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग, आपको मालूम है योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो गया है, ठीक है, विकसित और कार्यान्वित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम थी तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग काम कर रहा है, नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2015। अब इसका नाम योजना आयोग नहीं रहा, उसको नीति आयोग कहेंगे, ठीक है, 15 से। सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं योजना आयोग को। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको बताई 1974 से 79 तक लागू तक का कार्यकाल 5 वर्षों तक का था। इसमें गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है और निजी और सार्वजनिक, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? देखिए, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से निजी क्षेत्र में पूंजी के निवेश की वृद्धि की संभावना अधिक रहती है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? तो सही है, अधिक से अधिक निजी हाथों में होगी और उनका निजी का प्राइवेटाइजेशन का क्या उद्देश्य होता है? प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है उनका लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो सेवाओं पर कम, लोगों के व्यक्तिगत उस पर कम, अधिक से अधिक लाभ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था का जो सोच है, पूंजीवादी आर्थिक अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि एक सेक्टर पे सार्वजनिक सरकार के हाथों में भी होगा, सेमी प्राइवेट आप कह सकते हैं, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट का आधा अधिकार है और आधा है प्राइवेट सेक्टर का, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारत की कैसे? भारत में देखिए निजी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवस्था जिसके सार्वजनिक साथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवाद और सरकार, सार्वजनिक और निजी दोनों साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी पर आधारित अवसंरचना और विकास में पुनरीक्षण तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का नाम क्या था? वी केलकर है। ट्रिपल पी जो कमेटी गठित की गई थी उनके अध्यक्ष थे वी केलकर। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर वी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार ट्रिपल पी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को लागू हुई। हरित क्रांति संबंधित प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों।
हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का समय हो गया। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ये बलवंत राय जो मेहता समिति है, ये पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में इसका गठन हुआ था। एम स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। इसमें एम स्वामीनाथन दिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से एक एक प्रश्न बन सकता है। वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, और एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो ये पीली क्रांति है ना, पीली क्रांति का मतलब हो जाएगा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अच्छा, श्वेत क्रांति तो बता दी दुग्ध उत्पादन में। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति है, ये किससे संबंधित है? बागवानी से। पीली क्रांति तिलहन से बता दिया आपको, ठीक है। हरित क्रांति तो बता दिया आपको फसलों के उत्पादन से। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से सर्वाधिक राज्य लाभान्वित हुए? तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के बीच में हुई थी, ठीक है, 66 से 67। मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बोनी प्रजाति की प्रयोग से है। तो जो मैक्सिको से लाया गई थी बोनी प्रजाति, इसके आने से भारत में इसका उत्पादन होने से, प्रयोग से अत्यधिक मात्रा में फसलों की वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं के विकास के, पहले भुखमरी थी आपको पता है जिससे भारत में, ठीक है। तो जब ये हरित क्रांति आई तो एकदम से गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो गई। तो परंतु 1983 के बाद इसका प्रचार चावल की कृषि में भी हुई। जब गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई तो चावल के उत्पादन पर भी जो है ध्यान दिया गया। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ। तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये लागू हुई और अच्छा उसका रिजल्ट रहा। हरित क्रांति के घटक, इसमें हरित क्रांति के घटक चुनना है, आपको बताना है, ठीक है। तो हरित क्रांति के घटक चुनना है। इसमें होगा आपका हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? उच्च उत्पादन वाली किस्म की बीजों का प्रयोग हुआ। जैसे बताया ना, मैक्सिको से बोनी नाम की प्रजाति की गेहूं का जो है बीज लाए गए यहाँ पर, तो उत्पादन वृद्धि हुई। और सिंचाई पर और बीजों की किस्मों पर, क्वालिटी पर जोर दिया गया। अच्छा, उसमें विद्युतीकरण और सड़कें ये उद्देश्य नहीं था, तो 1 और 2 नंबर हो जाएगा आपका। बता तो दिया। 66-67 से नई उन्नत किस्मों के बीजों को अपनाने, रासायनिक खादों के प्रयोग, इस पर बल दिया गया। हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक, ये सबसे पहले मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक को जाता है, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया। भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन ने शुरू किया। तो विश्व स्तर पे सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने, भारत में एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ा। किन 3 राज्यों पर पड़ा? अभी बताया था आपको, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। उसके बाद धान और गन्ने के उत्पादन में भी मतलब इसी प्रकार से वृद्धि की गई। क्रांतियां हैं और आपको बताना किससे संबंधित हैं, चलिए देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति है, ये फल या उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति तो बता दिया दुग्ध से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से। हरित क्रांति बना दिया उद्यान, अनाज और खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ग्रे क्रांति। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति आया था अभी, पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति बताया था आपको, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है?
मौद्रिक नीति भारत बनाती आरबीआई। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात घटा दे तो साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? यह हस्ताक्षरित होता है आरबीआई गवर्नर द्वारा। 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर, बाकी पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश की थी? तो देखिए इसके है आईसीआईसी बैंक। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश आईसीआई बैंक ने 1998 में की थी। आईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान। इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई ये है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर का है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। पंजीकृत कार्यालय इसका वडोदरा में है और कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा है बैंक है ये, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? आईसीआईसीआई। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा कौन है? देखिए सार्वजनिक बैंकों में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा समूह है। कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण रखता है स्टेट बैंक। 29% पर नियंत्रण रखता है। इसकी कितनी शाखाएं हैं? 13,000 शाखाएं हैं। 190 तो विदेशी ऑफिस है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल था जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में हुआ। 1 जुलाई ठीक है 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है ये। ठीक है। 1955 ईस्वी के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। 1955 को स्थापना हुई। मुंबई में कार्यालय है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यक्रमों को निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? सबसे अधिक उधार किस सेक्टर को दिया जाता है? तो देखिए भारत में कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबका ऋण नाबार्ड बैंक देती है। तो सबसे अधिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है, जिसके मतलब कृषि है, बागबानी आ जाएगी, उसमें मत्स्य पालन आ जाएगा, पशुपालन, ये सब चीज़ें। नाबार्ड सीधे खाते में नहीं खोलती और बैंक के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने तत्पश्चात उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सहकारी बैंकों ने दिए। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को 1982 को। 82। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था कहाँ? 1982 में। 1982 में आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? बंधन बैंक। बंधन में भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंस सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक प्रारंभ करने की अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी।
ऐसा कौन सा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो उसका नाम है सिक्किम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ग्रामीण गांवों के लिए। कमजोर वर्गों के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना उद्देश्य है। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वाले दिन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 को हुई थी। वाणिज्यिक बैंक के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये आपका 6। भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई। लिख भी दे रहे हैं आपको, लिखा तो है ही है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा जी की सरकार में। जिन बैंकों की जमा पूंजी पूंजी 50 करोड़ रुपए से उस समय अधिक थी तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद देखिए दोबारा 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक इसमें और जोड़ दिए गए, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा पूंजी और धनराशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो पहले 50 करोड़ की का मानक था, फिर 200 करोड़ रुपए से अधिक जिनकी जमा पूंजी थी उनको राष्ट्रीयकरण उन बैंकों का कर दिया गया। तो पहले 14, फिर 6, यानी कि 20। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 18 के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं आपका उर्जित आर पटेल हैं। 24वें हैं उर्जित आर पटेल हैं। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1900 बताया था आपको 55 में हुई थी। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1 जनवरी 1949, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया भारत की आज़ादी के 2 साल बाद। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शशिकांत दास। ठीक है। देखिए 18 का इस समय जो वर्तमान में शशिकांत दास हैं, उर्जित पटेल से तो थे, उसके बाद शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास, जिन लिखा भी है नोट कर लीजिए। तो शशिकांत दास आप वर्तमान समय में हैं। करंट का प्रश्न पूछा जाए तो संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक इंडिया निरस्त विधेयक 1917 में पारित किया है। अगला, किस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो भारत सरकार का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? आरबीआई की अधिनियम की धारा 7। ये भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त शासित संस्थान है या अपना निर्णय स्वयं लेता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोकहित में रिजर्व बैंक को निर्देशित कर सकता है। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार है। नेक्स्ट, आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? तो इसका कोलकाता में था। जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, 35 को स्थापना हुई थी बताया था ना, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। तो इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में। 1937 में यह अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। तो 1937 से अब ये कोलकाता में, शुरुआत तो कोलकाता में था लेकिन अब ये मुंबई में हो गया है। ठीक है, मुंबई में। तो आपका स्टेट बैंक और आरबीआई दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकपाल बिल के विषय में कौन सी बात सही है? देखते हैं, इसको डायरेक्ट डिटेल देख लेते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए 1 जनवरी 2006 से प्रारंभ की गई योजना है। तो लोकपाल योजना क्या है बताया हमने आपको। यह एक स्वायत्त शासित स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल की शिकायत कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो बैंकों की शिकायत का समाधान करता है और 1 जनवरी 2006 से इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, लेकिन ये नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 बाद की आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, और उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 3 चीजें लाई गई थी, ठीक है। 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं का संबंधित थीं। इसके अलावा देखिए, हमने बताया ना 1991 की आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह संयुक्त रूप से लाई गई थी, दोनों के द्वारा। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण उद्देश्य था, औद्योगिकरण नहीं था। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी.वी. रामकृष्ण। तो प्रथम विनिवेश आयोग के गठन किया गया था 1996 में। जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया था। अगस्त 1990 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से सिफारिशें की थी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2 भागों में, सामरिक और गैर सामरिक में बांटा गया, ठीक है। भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अंशधारता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया क्या है? विनिवेश कहलाती है। 1991-92 से विनिमय शुरू हुआ। तो सार्वजनिक क्षेत्र पर जिनका नियंत्रण है उनको निजी हाथों में देना क्या है? विनिवेश, ठीक। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? जो इस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन, उद्योगीकरण की ओर है। BIFR की किससे संबंधित है? BIFR ये संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, ठीक है। औद्योगिक नीति से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? यह 1991 में। भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। क्या है? औद्योगिक लाइसेंसेस को सीमित करना, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। नेक्स्ट, कृषि सुधार देखेंगे, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार और आर्थिक सुधार देखते हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? वो है आपका अशोक दलवई समिति, डी ऑप्शन है। तो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 7 प्रमुख स्रोतों का ध्यान आकर्षित करने की ओर उन्होंने बल दिया। 7 ये हैं, फसल उत्पादन है, पशुधन उत्पादकता है, संसाधन है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे कहते हैं MSP, ठीक, एक अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? कृषि लागत एवं कीमत आयोग, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना देखिए 1965 में हुई थी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ML डांटेवाला। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, मतलब शुरुआत में नाम था कृषि मूल्य आयोग, बाद में हो गया कृषि मूल्य एवं लागत जोड़ दिया गया। 1985 में इसका नाम बदल करके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजय पाल शर्मा, नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। विजय पाल शर्मा इसके अध्यक्ष हैं और CACP हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व
उनका मूल्य क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं ना, ये जारी करता है। एमएसपी 23 फसलों 22 फसलों प्लस गन्ना का को जारी करता है। तो एमएसपी के अंतर्गत कितने आती हैं, 22 फसलें हैं एमएसपी के मूल्य निर्धारण होते हैं, और प्लस गन्ना का मूल्य निर्धारण होता है एमएसपी। नेक्स्ट, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं, वो हैं आपके डी, सभी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कहते हैं पीडीएस। एनएफडब्ल्यूपी क्या अर्थ है, ये है आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को एक समन्वय से 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया। क्या उद्देश्य है इसका, भारतीय गरीबों को रोजगार देना, जो अकुशल काम कर सकते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा भी उनके लिए बनाए रखना, ये है इसका उद्देश्य। NFWP। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फेमा तो देखिए फेमा का है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बी। फेमा है को वर्ष 2000 में फेमा एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। यह अधिनियम पूरे भारत और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट के उन सभी शाखाओं एजेंसियों पर लागू होता है जिनका नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी है। अधिक फसल अन्न उपजाओ, ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये देखिए 1948 में। अधिक अन्न उपजाओ अभियान 1948 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीक की व्यवस्था करना ताकि अब उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके। बाद में उपज के लिए आपको मालूम है अनाज के उत्पादन के लिए जब हरित क्रांति लाई तब तो विशेष रूप से वृद्धि हुई। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत सरकार द्वारा ई रकम एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम, ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल का इसका शुभारंभ हो गया। 2017 से चालू है ये, ठीक है, ये पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों और इंटरनेट सुविधा के दुनिया के बड़े से बड़े बाजार में अपनी फसल को पहुंचा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान दिया गया, 15 यानी 16% लगभग। प्राथमिक सेक्टर जिसे आप कहते हैं, कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और संबंध का योगदान है लगभग 16%। इस निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएस तक 60 बिलियन से अधिक करना है। जो कृषि निर्यात नीति है 2018, तो इसमें 60 बिलियन से अधिक यूएस बिलियन से अधिक अपने निर्यात को बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष समूह को स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में चावल, गेहूं और समुद्री उत्पाद कुल निर्यात का लगभग 52% है। तो भारत में के निर्यात में सबसे ज़्यादा आप समझो चावल यहाँ से जाता है, गेहूं भारत में जाता है और समुद्री उत्पाद, ठीक है, फिशेज हैं, फिश हैं और उस पर आधारित जो चीज़ें हैं समुद्री उत्पाद से। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए प्राथमिक सिंचाई सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बोलते हैं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया था। भारत सरकार ने स्पेशल
इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की थी। कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष के रूप में एक नहीं है? तो ये आपका सी होगा, अनुकूल मंडी, ये दोष के रूप में नहीं है। भारत में देखिए विपणन में भंडारण सुविधा की कमी है, परिवहन की भी कमी है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है। मंडियां तो हैं ये, तो कृषि विपणन के मुख्य दोष यही हैं, भंडारण नहीं है, परिवहन नहीं है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस नहीं है, वित्तीय स्रोत की भी कमी है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय सहकारी बैंक जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो आपका हो जाएगा भारतीय कृषि निगम, भारतीय कृषि निगम नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 14 जनवरी 1965 में हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। इसका जिला कार्यालय तंजौर में था, अब नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में FCI जिसे कहते हैं ना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए खाद्यान्नों को क्रय करके गोदामों में विस्तारित करता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। कृषि जो है आयकर लगेगा वो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित होगा और लगाया जाएगा। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो 1 अप्रैल 2014 को कृषि विपणन योजना के एकीकृत योजना के कृषि विपणन की आधारभूत संरचना पूंजी निवेश सब्सिडी उप योजना में शामिल किया गया। अगला राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार है आपका सी, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो उसका नाम है पूरा, PURA। तो शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा, जिसे कहते हैं प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ अर्बन एरियाज, मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का ये प्रस्ताव रखता है। तो इस अवधारणा को देखिए पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था। तो इसके प्रणेता थे APJ अब्दुल कलाम जी। सर्वप्रथम इसे केरल के 2 जिलों में 2004 से 7 में 3 वर्षों तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। नेक्स्ट, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास एवं शहरी मामले के अंतर्गत है। अच्छा, रोजगार के अवसरों की कमी का सबसे बड़ी व्याख्या कौन करता है? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम उनको काम मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं रोजगार के अवसरों में कमी। काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको अवसर कम मिल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन की अनुमोदन किया गया था? तो प्रधानमंत्री, इसमें है आपका आंसर 2017 से 18 में। 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र क्रियान्वयन करने के लिए अनुमोदन किया गया था। तो ये आपका काम करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। GST भारत में 1 जुलाई और 1917 से लागू हुई। नोट कर लीजिए, 1 जुलाई 1917 से GST आपकी देश में लागू हुई। वस्तु एवं जिसको कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस प्रकार का पूछा था कि जो है GST किस प्रकार का टैक्स है? जो इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत, नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड्स कब किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। कर प्रणाली की दृष्टि से वस्तु और सेवा कर को 3 हिस्सों में बांटा गया। जैसे CGST है, सेंट्रल GST है,
फिर जीएसटी है, एसजीएसटी है, ये राज्य है, तथा आईजीएसटी है, तथा ठीक है 3 भाग हैं जीएसटी के। नोट कर लीजिए कौन से 3 भाग हैं। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को कितने घटक में विभाजित किया गया है? 3 बताया ना, 3 में विभाजित किया गया है। चलिए और देखते हैं कुछ प्रश्न। चलिए जीएसटी से ही देख लेते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, बता चुके हैं, भारत में 1 जुलाई 17 से ये भी कवर हो गया है। सीजीएसटी है केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित करना। एसजीएसटी है राज्य में बिक्री के लिए राज्यों द्वारा एकत्र करना। एसजीएसटी इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये वसूल किया था। तो एसजीएसटी और आईजीएसटी और सीजीएसटी ये सेंट्रल द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 28% है। इसको देखिए, भारत में जीएसटी जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 17 को लागू किया गया। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित किया गया था। नोट कर सकते हैं 122वां संविधान संशोधन बिल ये कब हुआ था? 2014 में ये पारित हुआ था। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में लागू हुआ। यह अप्रत्यक्ष कर है। इसको लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विजय केलकर समिति द्वारा। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में इसका वर्णन है। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होता है। इसमें 5 प्रकार के स्लैब हैं। 5 प्रकार के स्लैब हैं जीएसटी में। कितने हैं? 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर को 28% में रखा गया है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? असम में। सी, जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसके सर्वप्रथम पुष्टि असम में की गई। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी की कुल 5 दरें हैं, वो तो बता चुके हैं आपको। चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 19 फरवरी 2017 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो यह आपका अमित मिश्रा, डी। ठीक है, कौन है ये? अमित मिश्रा। 19 फरवरी 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी राज्य के वित्त मंत्री को राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, पेट 2023 के लिए हमने आपको इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ प्रश्न बताए। साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के हैं तो हर परीक्षा में आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से हमारे आइडिया है कि अब प्रश्न आ जाने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ उसको नोट कर लीजिएगा। साथ में न समझ में आए कोई चीज़ दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी न समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम और क्लियर करके देखेंगे। कुछ इसमें हमने ऐसा बताया हो जो अनरीजनेबल हो, ठीक नहीं हो, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, टू एरर इज ह्यूमन, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कमेंट करके बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।